नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मिलता है ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। भारतीय जनता पार्टी की मेरी नजर में स्थिति यही है मुद्दों के मामले में। भारतीय जनता पार्टी को 2024 से, बल्कि उससे पहले से मैं कह रहा हूं कि उसके पास कोई नैरेटिव नहीं था, कोई मुद्दा ऐसा नहीं था जिस पर वो आक्रामक रूप से प्रोएक्टिव होकर काम कर सके, प्रोएक्टिव होकर बात कर सके, अपने विरोधियों को घेर सके, अपने विरोधियों को कटघरे में खड़ा कर सके। हो इसका ठीक उल्टा रहा था कि उसके विरोधी उसे कटघरे में खड़ा कर रहे थे और 2024 में काफी हद तक सफल हुए। पूरा सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन भाजपा को पूर्ण बहुमत पाने से रोक तो लिया। इतनी सफलता तो मिल ही गई। 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 बार चुनाव लड़ा गया। 2014, 2019 और 2024। ये तीनों लोकसभा चुनाव में 2024 में बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं था। 2014 में नरेंद्र मोदी उम्मीद की तरह से आए थे, अच्छे दिन आएंगे, ये नैरेटिव था जो जन जन तक पहुंचा। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई। मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व, निर्णायक नेतृत्व और उसके साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना, यह बड़ा मुद्दा था जो लोगों के मन में घर कर गया। बीजेपी को अधिकतम सीटें उसके इतिहास में जनसंघ से लेकर अब तक मिली हैं तो 2019 में 303 सीटें। लेकिन 303 सीटें पाने के बाद बीजेपी को लगा कि अब सब कुछ जो है सेटल हो चुका है, अब उसे कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है। बस ये रास्ता हमने जो बता दिया है इस पर चलते रहना है, इस रास्ते की मरम्मत करने की भी जरूरत नहीं है। 2024 में पता चला कि वो गड्ढे में गिर गई, लेकिन तुरंत गड्ढे से निकली है। भाजपा ये नहीं किया कि अब गिर गए हैं तो गिर गए हैं। तो जो कहावत है कि हजरते दाग जहां जम गए वहां जम गए, ऐसा नहीं किया। तुरंत कोर्स करेक्शन किया और विधानसभा चुनाव उसके बाद जो हुए उनके नतीजे आप देख लीजिए। यही स्थिति लग रहा था कि 2024 के बाद से लगातार चल रही है। राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में कह रहा हूं, राज्यों में भाजपा को सफलता मिल रही थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तब भी उसके पास कोई नैरेटिव नहीं था जिसका राष्ट्रव्यापी असर हो सके। जो सफलता मिल रही थी राज्यों में, वो राज्यों के मुद्दों पर थी, राज्यों के जो नैरेटिव थे उनके आधार पर थी। वो मिलकर जो है कोई राष्ट्रीय नैरेटिव बनाने में सफल नहीं हो पा रहे थे और विपक्ष लगातार हमलावर था। और उसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी ऐसी थी कि पार्टी और सरकार बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं हो सकती थी। 2 युद्ध देखने पड़े, पहले रूस और यूक्रेन का, वो अभी भी चल रहा है, दूसरा अमेरिका और ईरान का, वो भी अभी चल रहा है और उसका नुकसान भी भारत को हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था को हुआ। ये अलग बात है कि हम उस क्राइसिस से निकले और बहुत अच्छी तरह से निकले, लेकिन नुकसान नहीं हुआ ये तो नहीं कह सकते। सरकार को कोर्स करेक्शन करना पड़ा, बहुत सी चीजों में बदलाव करना पड़ा, ये भी सही है। लेकिन अचानक छप्पर फाड़ के जो मैं कह रहा हूं, 2 मुद्दे। पहला ढूंढा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से, जब उन्होंने कहा दिमागी नक्सल, और ये अवसर उन्हें दिया कॉकरोच जनता पार्टी ने। देखने में लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के कारण बीजेपी डिफेंसिव पर आ गई। अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिलवाना पड़ा, उनकी मांगे माननी पड़ी। जिस संगठन का कोई आधार नहीं, उनसे केंद्रीय मंत्री बात करने लगे, उनकी बात मानने लगे। ये सब देख के लगता है कि बीजेपी बहुत ज्यादा डर गई या बहुत डिफेंसिव हो गई। लेकिन उसी में से प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशनल नैरेटिव निकाल लिया, दिमागी नक्सल। सबको एक छतरी के नीचे, जितने राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंग रूप के, उन सबको एक छतरी के नीचे खड़ा कर दिया। अब इसको और ज्यादा जो है परिष्कृत करने की जरूरत थी, इसको और मांझने की जरूरत थी, इसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ने की जरूरत थी। तो उसके लिए मुद्दे की तलाश थी और वो मुद्दा दे दिया कांग्रेस पार्टी ने। संसद से प्रस्ताव पास हुआ कि वंदे मातरम के सभी 6 पद गाए जाएंगे, जो कि 1937 से पहले गाए जाते थे कांग्रेस के अधिवेशनों में। और 1937 में क्यों रुका, 2 पद क्यों रह गए?
क्योंकि मुस्लिम लीग ने और जिन्ना ने विरोध किया। तो मुस्लिम लीग और जिन्ना का एजेंडा था कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद, या तो गाए ही ना जाए, या गाए जाए तो सिर्फ 2 पद। कांग्रेस झुक गई, मान लिया, और कांग्रेस ने मान लिया, तब से यह चल रहा था। देश आजाद हुआ तब भी किसी का ध्यान नहीं गया कि भाई मुस्लिम लीग की मांग को क्यों हम ढो रहे हैं, मुस्लिम लीग के एजेंडे को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच वही थी, और खास तौर से जवाहरलाल नेहरू की सोच वही थी। उस समय भी वो मान इसलिए गए कि वो उस मांग से सहमत थे। केवल यह नहीं था कि मुस्लिम लीग का दबाव था, मुस्लिम लीग का दबाव तो बहाना था, वो भी चाहते थे। हिंदू धर्म, सनातन धर्म से उनको कोई प्रेम नहीं था। इस्लाम के प्रति उनका प्रेम बार बार झलकता था। जब हिंदू कोड बिल लाए तो उनसे पूछा गया कि भाई मुसलमानों के लिए क्यों नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लाते। संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए देश में। तो उन्होंने कहा कि जब तक मुसलमान तैयार नहीं होता तब तक मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो आपको किसने कहा कि हिंदू तैयार है हिंदू कोड बिल के लिए? कौन सा सर्वे कराया, कौन सा आपने जनमत संग्रह कराया, किस आधार पर आपने तय कर लिया? और आप तो उस समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री भी नहीं थे जब ये लेकर आए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यही तो कह रहे थे कि भाई 1952 का चुनाव होने जा रहा है, 1951 में आप ये बात कर रहे हैं, चुनाव हो जाने दीजिए, जीत कर आइए, बनाइए कानून, तब आपके पास जनादेश होगा, जनादेश की शक्ति होगी, उसका एक नैतिक बल होगा। लेकिन नेहरू नहीं माने। तो उनके मन में कहीं आशंका रही होगी कि चुनाव के बाद क्या परिस्थिति बनेगी पता नहीं, किस तरह की लोकसभा आएगी पता नहीं, उसमें ये एजेंडा अपना चला पाएंगे कि नहीं। वरना क्या कारण था कि देश के पहले लोकसभा चुनाव से पहले इतने बड़े परिवर्तन, संविधान संशोधन, संविधान बने अभी जो है साल भर नहीं हुआ, उसमें पहला संशोधन आ गया, हिंदू कोड बिल आ गया। तो ऐसे परिवर्तन जो देश को सदियों तक प्रभावित करने वाले, ऐसे परिवर्तन संविधान में कर दिए गए, ऐसे कानून बना दिए गए। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, वो 15 अगस्त को जो कांग्रेस के मुख्यालय में हुआ, जिस तरह का रूप दिखा सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो दृश्य अगर आप देखिए, और अगर आपको कहीं से चित्र मिल जाए कि जब वंदे मातरम को पूरा गाने की बात हो रही है, जब गाया जा रहा हो, तब मुस्लिम लीग के नेताओं का क्या रवैया था, उनके चेहरे पर क्या भाव थे, क्या भाव भंगिमा थी। आपको मुस्लिम लीग के नेताओं के चेहरे पर इतना आक्रोश नहीं दिखा होगा जितना सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर दिख रहा था। और जो बात कही उन्होंने, उसको बार बार कहने की जरूरत है कि हम हमारा वर्जन चलाएंगे। हमारा वर्जन कौन सा होता है भाई? वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी ने लिखा क्या? कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ, बनवाया हुआ या लिखवाया हुआ है क्या? वो बंकिम चंद्र का लिखा हुआ है, और देश की आजादी के आंदोलन के लिए लिखा था। वो देश की आजादी के आंदोलन की आत्मा थी वो गीत, और आज भी भारतीय संस्कृति की आत्मा है इसमें। और ये कोई छिपी हुई बात, देखिए बीजेपी का जो एजेंडा है कहीं से कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। चाहे वो अनुच्छेद 370-35 का मामला हो, चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, सब खुला है। उसी तरह से वंदे मातरम भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत का कोर है। इसलिए जो है वंदे मातरम पूरा गाया जाए, ये अगर भाजपा कहती है तो उसके लिए बड़ी स्वाभाविक बात है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो सरकार ने जो है कानून बना दिया, संसद से पास हो गया कानून। सारे जितने राजकीय समारोह हैं, सरकारी समारोह हैं, उनमें पूरे 6 पद गाए जाएंगे। और कानून में यह भी कर दिया कि निजी समारोहों में अगर वंदे मातरम का गायन होगा तो सारे 6 पदों का होगा, और आपके पास विकल्प है, आप चाहें तो उसको न गाएं। लेकिन यह विकल्प नहीं है कि केवल 2 पद गाएंगे, जिस पर कांग्रेस अड़ी हुई है। वर्किंग कमेटी ने क्या कहा? हम सिर्फ 2 ही पद गाएंगे, क्योंकि 90 साल से हम यही गा रहे हैं। 90 साल पहले आपने क्यों ये तय किया? क्योंकि ये जिन्ना की मुस्लिम लीग की मांग थी। आज कौन सी मुस्लिम लीग है? आज कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बन गई है।
जो 1937 में मांग थी जिन्ना की, मुस्लिम लीग की, आज वो मांग कांग्रेस पार्टी की बन गई। तो ये दिमागी नक्सल को जो और परिष्कृत करने की जरूरत थी, उस सिद्धांत को, उस सोच को, उस विचार को, उसको उसमें मदद कर दी कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी के फैसले ने। हम तो सिर्फ 2 ही पद गाएंगे। मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि संसद कानून बनाता रहे, संविधान उसको मंजूरी देता रहे, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती रहे, लेकिन हम कानून के विरुद्ध जाएंगे। 1937 में जब बंद हुआ तब कानून नहीं था कोई कि सारे 6 पद गाए जाएंगे, स्वेच्छा से होता था। अब कानून बन गया है, वो कानून को न मानने का विकल्प किसी भारतीय नागरिक के पास नहीं है। अगर कानून से आपको समस्या है, शिकायत है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ अदालत का दरवाजा है। आपको अगर कोई राहत मिल सकती है तो अदालत से मिल सकती है, लेकिन आप स्वघोषित राहत नहीं ले सकते कि हम ये नहीं मानते। कल को आप कहेंगे हम तिरंगे को नहीं मानते, कल को आप कहेंगे हम राष्ट्रगान को नहीं मानते, तो ये कैसे चल सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी को एक साथ ऐसा नैरेटिव मिला है और वो इस तरह से गुंथा हुआ है कि दोनों मिलकर एक होते हैं। जैसे गंगा जमुना का मिलन होता है, संगम बनता है और सरस्वती लुप्त होती है, तो इसमें सरस्वती जो है वो मैं मानता हूं कि इस देश का आम मतदाता है जिसका भारतीय संस्कृति में विश्वास है। वो इस झगड़े में दिखाई सामने नहीं दे रहा है, लेकिन वो मौजूद है, उसका अस्तित्व है, बल्कि मैं कहूं उसी के अस्तित्व से बाकी सबका अस्तित्व है। तो वंदे मातरम पर कांग्रेस का स्टैंड पूरी तरह से मुस्लिम लीग के स्टैंड के बराबर है। तो कांग्रेस ने तय किया है कि मुस्लिम लीग ने इस तरह का स्टैंड लेकर एक नया देश बना लिया, तो क्या हम ये स्टैंड लेकर देश में चुनाव नहीं जीत सकते? ये अब आप देखिए, अगर आप संदर्भ से हटकर वर्तमान परिस्थितियों को भूलकर कोई फैसला लेते हैं तो आपका गिरना तय है। वर्तमान संदर्भ क्या है, परिस्थितियां क्या है कि मुस्लिम वोट का वीटो 2014 के बाद खत्म हो गया। मुस्लिम वोट आपको न तो जिता सकता है न हरा सकता है। कांग्रेस को और उसके साथी दलों को मुस्लिम वोट एकमुश्त मिलता है, फिर भी जीत नहीं पा रहे। बीजेपी को बिल्कुल नहीं मिलता, उसके विरोध में पड़ता है, फिर भी जो है बीजेपी को हरा नहीं पा रहे। तो मुस्लिम वोट का वीटो खत्म हो गया। उन राज्यों में, 2 राज्यों की बात कीजिए, 40% मुसलमान असम में है, 30% मुसलमान पश्चिम बंगाल में था। दोनों जगह भाजपा की प्रचंड जीत हुई। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी का ये कहना, ये फैसला लेना कि हम वंदे मातरम को पूरा नहीं गाएंगे, ये अगर हाराकिरी नहीं है, ये अगर सेल्फ गोल नहीं है, ये आत्महत्या जैसा कदम नहीं है, तो और क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी को किस पर भरोसा है? एक मुसलमान जो उसके साथ पहले से है। इस स्टैंड से ऐसा नहीं है कि नए मुस्लिम मतदाता जुड़ जाएंगे, वो मुस्लिम मतदाता पहले से जुड़े हुए हैं। और दूसरा, उसको उम्मीद है उन हिंदुओं से जो मुसलमानों से ज्यादा हिंदू धर्म से नफरत करते हैं, उनका भी वोट कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा है। ये जो 18, 19, 20% वोट मिलता है, ये वही वोट है, ये दोनों मिलाकर वोट है। मुसलमान और ऐसे हिंदू जो हिंदू विरोधी हैं, उन दोनों का वोट पहले से कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा है। अब कांग्रेस के इस स्टैंड से वो जो हिंदुओं का वर्ग है जो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता रहा है, उसके मन में एक शंका पैदा कर दी है कांग्रेस पार्टी ने कि दरअसल ये किस रास्ते पर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आखिर जिन्ना के रास्ते पर क्यों जा रही है? कांग्रेस पार्टी जिन्ना के स्टैंड को, 90 साल पहले लिए गए स्टैंड को सही साबित करने में क्यों तुली हुई है? कांग्रेस पार्टी का यह स्टैंड बता रहा है कि जिन्ना ने जो फैसला लिया, मुस्लिम लीग ने जो फैसला लिया, उस समय मुसलमानों ने जो फैसला लिया, वो बिल्कुल सही फैसला था, यानी वंदे मातरम का विरोध करने का। कांग्रेस पार्टी वही काम कर रही है। ये 2 पद गाना, ये समर्थन नहीं है वंदे मातरम का। ये 6 पद का विरोध करने के लिए 2 पद का सहारा लिया जा रहा है, उसकी आड़ ली जा रही है। दरअसल कांग्रेस का बस चले, वंदे मातरम
का गायन होने ही न दे। और आपको याद होगा नेहरू का वो मशहूर कथन जो मुस्लिम लीग के नेताओं से, मुस्लिम नेताओं से उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे वंदे मातरम जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन 90 साल बाद भी वंदे मातरम उसी मजबूती से खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि उसकी जड़ें इस देश की संस्कृति में है, इस देश की सभ्यता में है, इस देश की आत्मा में है। और वंदे मातरम का विरोध करके अगर हिंदुओं का वोट बढ़ाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो ये इससे बड़ी उसकी गलतफहमी हो नहीं सकती है। ऐसे ही फैसलों से, ऐसे ही तुगलकी फरमानों से कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी डूबती है, जिसको डुबोने का काम राहुल गांधी और उनके साथी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए, उसका अपना किया हुआ नहीं, दोनों मुद्दों में, चाहे दिमागी नक्सल का मुद्दा है जो उसको उपलब्ध कराया कॉकरोच जनता पार्टी ने वंदे मातरम के जरिए, इन दोनों मुद्दों को जोड़ दिया कांग्रेस पार्टी ने। अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा नैरेटिव है जो इस देश की सभ्यता, संस्कृति और इस देश की आत्मा से जुड़ता है। यह किसी पॉलिटिकल पार्टी का नारा नहीं हो सकता, यह किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम नहीं हो सकता है। यह देश का है, इस देश की पहचान का कार्यक्रम है, इस देश की पहचान का गीत है। इन 6 पदों से में पूरी भारतीय संस्कृति और सभ्यता, सनातन संस्कृति, सब कुछ परिलक्षित होती है। अलग से उसको परिभाषित करने, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो भी भारत माता में विश्वास करता है, जिसका विश्वास भारत माता में है, वो वंदे मातरम के पूरे 6 पदों का विरोध कर ही नहीं सकता। और जो करता है उसका मतलब सीधा है कि वो भारत माता का विरोध करता है। और राहुल गांधी तो सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं कि भाई ये भारत माता करते हैं लोग। भारत माता है कौन? अब राहुल गांधी को बताइए कि भारत माता कौन है, इनको नहीं मालूम है। रोज रोज उदाहरण देते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, दूसरे बड़े लोगों का, स्वामी विवेकानंद का। उनको मालूम नहीं है कि भारत माता का मतलब क्या है। तो राहुल गांधी को पता नहीं है कि भारत देश क्या है। राहुल गांधी को भारत की जो अस्मिता है, उसकी जो पहचान है, उसकी जो आत्मा है, उसकी कोई जानकारी, कोई समझ नहीं है। ये बार बार अपने वक्तव्यों से वो उजागर करते रहते हैं। और वंदे मातरम के पूरे गायन का विरोध करके ये बता दिया है कि केवल राहुल गांधी नहीं, पूरी पार्टी यही सोचती है। और इसका आपको नतीजा अभी 7 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उसमें परिलक्षित होगा। उसके बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। तो 2029 के लोकसभा चुनाव तक के लिए बीजेपी का नैरेटिव उसके विरोधियों ने ही सेट कर दिया। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।